मैं अपने सुकून का दुश्मन हूँ। मेरे पास कमाने को शोहरत है, गंवाने को एक अकेला जीवन है। जेब में सीले हुए नोट जैसी एक उम्मीद है, उसे भी जानबूझकर खो देता हूँ। जिस आग को बुझाने के लिए मुझे उजाले का दुश्मन करार दिया गया था, अब मैं उसी रोशनी में इस देश को जलते हुए देख के ज़ोर ज़ोर से हंसना चाहता हूँ और रो देता हूँ। बाढ़ में घर बाढ़ में घर बह जाने के बाद पानी से नफरत नहीं की जाती, सीखा जाता है बांध बनाना। जैसे मेरा हाथ जलने के बाद माँ ने आँख से खार नहीं खाई, मुझे हल्दी का लेप लगाया। अंधड़ जब ले उड़ा उसका छप्पर, किसान हवा पर नहीं चिल्लाया। पुआल से छत बांधते हुए उसने धान कटाई का गीत गाया। जुल्म ने बनाया मुझे और भी हसास, नफ़रत ने सींचा मेरे प्रेम को, अंधेरे ने उजाले की भूख बढ़ाई। मैं जब जब हारा तब तब जीता एक लड़ाई। मेरे दोस्त मेरे दोस्त, जब मैं तुम्हें चुहल में लपेटकर चुपके से कोई संकेत भेजता हूँ, तुम सिर्फ पत्थर देखते हो, कागज़ नहीं। मेरे दोस्त, तुम्हारे मन के सवालों के ऊपर वाले माले पर जिसे कमरा दिया है तुमने, वो तुम्हारी अक्ल पर उगे ऊन से बुन रहा है एक रस्सी, और एक दिन हंसते हुए मजाक मजाक में वो पूछ लेगा तुमसे मेरी गर्दन का माप। मेरे दोस्त, जब मुड़ते हो तुम, एक चेहरा उभरता है तुम्हारी पीठ पर, रोज़ पहले से 2 इंच ऊपर। 2 हाथ निकल आते हैं उसके, रोज़ पहले से 2 इंच बड़े। चेहरा जो बोलता है, हाथ लिखते हैं उससे भी ज़्यादा जहरीला। एक दिन वो चुपचाप तुम्हारी पिछली जेब में मेरी गद्दारी के 2-4 किस्से रख देंगे और तुम मुझसे बिना पूछे उन्हें सच मान लोगे। मेरे दोस्त, कविता भी थक जाती है, तथ्यों की सांस फूल जाती है शोर में डूबने से पहले। बातें जम जाती हैं धूल की तरह, जेबों में रखे नोट खर्च हो जाते हैं, और तुम्हारे दोस्त को भी काम मांगते हुए गुम हो जाना होता है एक अनंत के निशान जैसे रेले में, खुद को समझाते हुए, खुद ही दोहराते हुए, सर और दीवार का टकराना कोई जायज़ जंग नहीं, सर और दीवार का टकराना कोई जायज़ जंग नहीं। चुप्पी के सबसे सर्द मौसम में मैंने एक दिन राज्य के जासूसों से छुपती और भागती हुई भाषा को देखा। सड़क सुनसान नहीं थी, लेकिन भीड़ अपनी एक मात्रा बदल चुकी थी। भीड़ का खतरा अब भीड़ का ऊन बन चुका था। आरोपों, जहरीले नारों और आधी सच्ची खबरों से बचती बचाती वो मेरी चिंता के एक अंधेरे गलियारे में मुझसे टकराई। अगर 2 चीज़ें टकराएं तो टकराने पे तेज़ ध्वनि पैदा होती है। मुझे नहीं पता कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा खोखला था। मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन उसने पहला मेरा गिरबान पकड़ा था और फिर मेरी आंखों में झांका था। मैं सच कहता हूँ, एक प्रशिक्षित नागरिक की तरह मैं पूरी जिम्मेदारी से कांपा था। वैसे साहित्य की सभ्यता में जब भाषा अपने अर्थ को बचाकर भागती है तो उसकी व्याकरण देखी जाती है। मसलन वाक्यों के बटन कहाँ तक खुले थे, या शब्दों का चयन घुटनों से कितनी ऊपर था। मैंने उसकी लाल आंखें देखी, मानो अनंत कविताएं एक अथाह भट्टी में तप रही हों। सायरन से डरा हुआ उसका चेहरा, जो जाने कितनी हुई डूबी हुई कहानियों का सागर था, इतना पीला पड़ चुका था मानो एक पुरानी किताब हो जिसकी जिल्द के सारे धागे टूट चुके हैं और उसके आधे से अधिक पन्ने अब दीमकों के अनचाहे कब्रिस्तान हैं। भाषा ने मेरा गिरबान छोड़ा और बिना कुछ कहे मेरी आत्मा की जेब में कुछ रखकर भाग गई। फिर थोड़ी देर बाद पर मुझे एक मोड़ पर कुछ नारे दिखाई दिए, भाषा से बिल्कुल नाराज़। फिर उसके थोड़ी देर बाद तेज़ सायरन, मार्चिंग संगीत, और फिर मैंने सुनी पास से गुजरती हुई गोलियों की आवाज़। मैं भय को दांतों में दबोचे हुए अपने एकांत में आया,
मानो मुझे पता हो भाषा मुझे सौंप गई है शायद कोई राजकीय भेद। मैंने थोड़ा इधर उधर देखा, फिर अपनी जेब टटोली और अब मेरे हाथ में व्याकरण के दो सबसे राजनीतिक शब्द थे, संधि और संधि विच्छेद। ठीक उन शब्दों के नीचे उनकी परिभाषा थी, परिभाषा एक विचार की जिसमें संविधान, प्रजा और तंत्र के बीच शब्द और शब्द की संधि थी। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य जो बेड़ियों से जन्मा था, जहां सभी को स्वप्न देखने की स्वतंत्रता थी, मगर उसकी आधी से ज़्यादा प्रजा अक्ल से अंधी थी। उसने अपनी भाषा और व्याकरण दोनों सरकार को सौंप दिए और एक सफल कथा और मधुर कविता बनने की कोशिश करती रही। उसे पता ही नहीं था कि नए शब्दकोश में अब उसका अर्थ बदलकर आरी रखा जा चुका था। सरकार ने सबसे पहले आरी और आरी में भेद किया और उनकी मदद से समाचारों और अखबारों में नए शब्दकोश को बंदूक की तरह लहराया, फिर संविधान में लिखे हुए हर शब्द का हर शब्द से विच्छेद किया। अब उस देश में जिसका प्रभुत्व था वो संपन्न था और उसके भिन्न भिन्न समाज पूंजी की वादी में मस्त थे। वहाँ पंथ निरपेक्ष रूप से अंधे थे और सारे गण अपने अपने राज्य बांटने में व्यस्त थे। फिर एक दिन लोक पर राष्ट्रवाद का मंत्र फूंककर उसे एक आंख वाले तांत्रिक ने जादुई कौड़ी में कैद कर लिया, जिसे वो आज भी अपनी नकली आंख में छुपा कर रखता है। अब देश सिर्फ एक तंत्र बन चुका है और राष्ट्रभक्ति ऐसा मंत्र जिसके जाप से बारिश नहीं होती, सिर्फ ईश्वर प्रसन्न होता है, जो है कहीं नहीं लेकिन आस्था की आंखों में मोतियाबिंद की तरह चमकता है। मैं अब उस दौराहे पर अकेला खड़ा था जहां भाषा का रक्त दोनों राहों पर समान रूप से फैला पड़ा था, जहां पूरे चांद की रात में सत्ता किसी भेड़िए सी टहलती थी। अब उधर से गुजरने वाला हर पैर रक्त में लिपटी हुई एक सरकारी मोहर था जो नागरिकों पर जूतों की तरह चलती थी। उस सत्ता से लड़ने की बजाय, यहाँ से आगे बढ़ने की बजाय मैं बैठ सकता था उस रक्त रंजित दौराहे पर हताश। फिर भी न जाने क्यों मैंने चुपचाप अपनी कलम निकाली, फिर सारा रक्त उस कलम में भर के मैं ढूंढने निकला भाषा की लाश जो घटनास्थल पर नहीं थी। मैंने देखा थोड़ी दूर पर एक झमघट लगा था, जहाँ पर एक मंच पर साहित्य को लोई की तरह बेला जा रहा था और हर लेखक के हाथ में एक बेलन था। वहाँ ना कोई चूल्हा था, न कोई आग थी। फिर मुझे समझ आया कि वो कोई रसोई नहीं, एक साहित्यिक सम्मेलन था। मैं समझ गया जिस ज़मीन के नीचे भाषा की लाश दबी थी, उसी के ऊपर साहित्य की ये नई फसल लहलहा रही है। उसे चाहे पता हो या न पता हो, उसकी जड़ें उसी भाषा में धसी हैं जिसकी निष्प्राण लाश से वो अपने हिस्से के प्राण चूसे जा रही है।